मुद्दा यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार जो आश्वासन पे आश्वासन दी जा रही है, कोई चिंता की बात नहीं है ये सब वगैरह वगैरह। गरीब नहीं है, गरीबों को हटाएंगे, गरीब मर जाएंगे तो गरीबी कहाँ रहेगा। ये है भाजपा की सरकार। ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, उसी का भोग रहे। तो ना ताली रह गई ना थाली रह गई, और वैसे भी अब दिवाला निकलने वाला, गाली भी नहीं रह गई। डेली हम लोग 100-200 रुपये का तेल भरवा रहे हैं। अब तो लगता है कि हम लोग गाड़ी रख के और साधन से ही, ऑटो से ही आए जाएं। पहले 250 में हो जाता था, अब 350 रुपये का, 400 रुपये में टंकी फुल हो रही है। रोज नहीं चलते हैं, कभी कदार निकलते हैं घर से। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि गाड़ी सब खड़ी हो जाएगी। जो हम लोग 100 रुपये में तो एक दिन पूरे चल जाते थे, आधे दिन में नहीं चल पाते हैं। वो मिडिल क्लास ऑफ फैमिली और स्मॉल फैमिली जिसको कहते हैं निम्न स्तर के लोग, इनका गुजारा नहीं चल पा रहा, आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। उसका बजट बिगड़ गया, 3000 का खर्च एक्स्ट्रा हो गया। तो सामान्य आदमी के लिए 3000 का खर्च मायने रखता है। तेल का खपत उतने हैं, केवल पैसा बढ़ गया है और कमाए उतना के उतना ही है। इसे अंदाजा लगा सकते हैं क्या बड़ा है। पहले भराते थे 100 लीटर कम से कम महीना, हम 50 लीटर नहीं भराते हैं। अब मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, 4 चक्का लगा दिए हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। बहुत जरूरी है कि हम उस उचित स्थान की पहचान कर लें जिसके ना मिलने पर या होने पर आए दिन राजनीति होती रहती है। तय किया ही जाना चाहिए कि उचित स्थान का क्या मतलब है और यह कहां पर होता है। इतिहास के जिस मुद्दे को इतिहास की कक्षा में उचित स्थान मिलना चाहिए, उसे लेकर टीवी पर चर्चा है। वर्तमान के जिस मुद्दे को मीडिया में उचित स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम उनकी चिंता रेखाओं में पहली हेडलाइन की तरह मौजूद हैं, लेकिन अखबारों और चैनलों के समाचारों में पेट्रोल और डीजल के दाम संक्षिप्त खबरों के कॉलम और स्पीड न्यूज के हवाले कर दिए गए हैं। इस साल 19 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए लीटर था। यह भी कम महंगा नहीं था। फिर 6 जून को 95 रुपए लीटर हो गया और 8 जुलाई को 100 रुपए लीटर और अब 105 रुपया लीटर से अधिक। इस तरह से दिल्ली के ही लोग 10 महीने से महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। 10 महीने में 20 रुपए दाम बढ़ गए, यानी हर महीने औसत 2 रुपए। कई शहरों में 110 रुपए पार कर रहा है पेट्रोल का दाम। भोपाल और इंदौर में 114 रुपए पार कर चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल प्रति लीटर 117 रुपए से ऊपर जा चुका है। बजट और फर्जी डिबेट के कारण न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग का जमीन से संबंध टूट चुका है। एक ही तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कोई होगा जो फीस नहीं दे पा रहा होगा, कोई होगा जो दवा नहीं खरीद पा रहा होगा, कोई होगा जो कार नहीं चला पा रहा होगा। मीडिया के इस दौर में लोगों के बीच मीडिया नहीं है और ना मीडिया में लोगों के लिए कोई जगह बची है। मीडिया अब अपने स्टूडियो में है, जहां पर समय समय पर इतिहास की एक नई थीम पर बहस होने लग जाती है। जो प्रवक्ता पेट्रोल के दाम पर जनता के बीच जाने से कतराते हैं, वो इतिहास की थीम के बहाने जनता के बीच ऊंची आवाज में कुछ भी बोल रहे होते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर बड़े नेताओं से होती है और फिर उनका सहारा पाकर बहस का जाल बिछा दिया जाता है। सरदार साहब को भी जितना सम्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला, मगर मित्रों, इतिहास ऐसा है जो अपने आप को दोहराता है। हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें, काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है, कभी दिखता दबता नहीं है। और आज केवड़िया कॉलोनी में विश्व से सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब की लगाई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हमने उचित स्थान की इतनी सीमित समझ बना ली है कि 3000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल की प्रतिमा बना दी गई। देश भर में प्रतिमाओं की होड़ शुरू हो गई है। अगर उचित स्थान की यही समझ है कि किसकी मूर्ति किससे ऊंची हो, तब तो इसका कोई अंत नहीं। फिर तो जिन जिन की मूर्ति की ऊंचाई सरदार पटेल की मूर्ति से कम है, उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। उन सब की मूर्ति सरदार पटेल से ऊंची बने और एक दूसरे से ऊंची होती चली जाए। यह सरदार पटेल की जीवनी है, राजमोहन गांधी ने लिखी है। अहमदाबाद के नवजीवन ट्रस्ट से छपी है। 1991 में छपी थी, तब जब उचित स्थान नहीं मिलने की भरमाने वाली राजनीति को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं हुआ था।
सरदार पटेल पर 611 पन्नों की जीवनी लिखने के लिए राजमोहन गांधी को 166 किताबों, संदर्भ ग्रंथों और पटेल के भाषणों के संग्रह का अध्ययन करना पड़ा। जाहिर है कई महीने या कई साल लगे होंगे। सरदार पटेल के भाषण और लेखों का संग्रह ही 15 खंडों में प्रकाशित है। पीएन चोपड़ा ने कोणार्क प्रकाशन के लिए संकलित किया है। इतिहास में अगर पटेल के स्थान को समझना है तो लाइब्रेरी में कुर्सी और मेज को उचित स्थान बनाइए और पढ़िए। नवजीवन ट्रस्ट ने सरदार पटेल के पत्रों का संकलन छापा है। दुर्गा दास ने इसे संकलित किया है। 10 खंडों में छपा यह संकलन 4000 रुपए का है और करीब 5000 पन्ने हैं इसमें। ये पत्र केवल 1945 से 50 के बीच के हैं जो सरदार पटेल ने लिखे हैं और जो उन्हें लिखे गए हैं। तो सरदार को जानना है तो 5000 पन्ने पढ़ने होंगे। केवल मूर्ति से काम नहीं चलेगा। यह एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस मूर्ति को आप केवल देखते ही हैं। जानने के लिए तो किताबों के बीच ही जाना होगा। जिस अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी ने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की वो सरदार पटेल की कल्पना थी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी एबीवीपी के विरोध के कारण यहां राम गुहा प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन नहीं कर सके। सरदार पटेल के किसी भी भाषण को पढ़िए, असहमति के बीच सहमति के सरदार थे, लेकिन यहां मूर्ति बनाकर बताया जा रहा है कि सरदार पटेल को इतिहास में उचित स्थान दिला दिया गया है। यह मंत्रालय तो सरदार पटेल के नाम से ही जाना जाता है। जिस मंत्री ने किसानों को इलाके से बाहर कर देने की धमकी दी, जिनका बेटा हत्या के आरोप में जेल में हो, वो मंत्री सरदार की विरासत वाले गलियारे में आराम से चलते हुए देखे जा सकते हैं। सरदार पटेल ने अपने पोते को कह दिया था कि मेरे सरकारी निवास पर कभी मत आया करो, अगर बीमार हूं तभी देखने आया करो, अन्यथा दूर रहो। सरदार की यह नैतिकताएं यहां बिछी कालीन के नीचे दबी नजर आ रही हैं, जिस पर अजय मिश्रा जैसे मंत्री आराम से चल रहे हैं। आज अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया। 100 से ज्यादा अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित हुई। लखीमपुर खीरी में कलश यात्राएं निकाली गईं। मोर्चा चाहता है कि मंत्री जी इस्तीफा देकर उचित स्थान को प्राप्त करें। मूर्ति इतिहास नहीं है, वो केवल स्मृति है। अमित शाह मूर्ति की ऊंचाई बताते हैं, लेकिन सरदार पटेल का इतिहास नहीं बताते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने टैक्स काफी बढ़ा दिया। अगर यही इतिहास आज अमित शाह बताते कि सरदार कितने बहादुर थे, तब जनता उनसे सवाल करती कि फिर हम पर टैक्स का बोझ आप क्यों लाद रहे हैं, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हुआ जा रहा है। इसलिए कहता हूं कि मूर्ति के नाम पर सरदार पटेल का बाकी का इतिहास आपसे छिपाया जा रहा है। यही नहीं, इतिहास में एडमिशन लेने वाले छात्र इतिहास ना पढ़ सकें, इसका भी इंतजाम मुकम्मल है। अब पटना यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लीजिए। बिहार का प्रमुख विश्वविद्यालय है। गंगा के किनारे बना है दरभंगा हाउस। हबीब यहां गए थे। इमारत काफी खूबसूरत है, लाइब्रेरी भी अच्छी लगती है। बाहर से देखकर लगेगा कि सब कुछ कितना शानदार है। यहां पोस्ट ग्रेजुएशन में कुल 240 छात्र हैं। कुल 24 स्थायी टीचर होने चाहिए, लेकिन एक ही स्थायी शिक्षक हैं, प्रोफेसर दिनेश कमल। बाकी 6 बाहर से आते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। यहां के छात्र एक दिन बाहर आकर कहेंगे, हमें तो इतिहास में पटेल के बारे में बताया ही नहीं गया। ऐसा कहने वाले पहले खुद से यही पूछ लें कि जानने के लिए उन्होंने इतिहास की कितने किताबें पढ़ी, या केवल मूर्ति देखकर ही इतिहास की पढ़ाई समझ ली और शहर में मूर्तियां खोजते रहे। टीचर तो यहाँ है नहीं, और जो भी हमारा जो भी काम चल रहा है, हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं और कुछ एक जो रिटायर्ड टीचर हैं, उनसे भी हम कभी कभी आग्रह करते हैं क्लास लेने का, तो लोग हमारा क्लास ले लेते हैं। अभी तो क्लासेस जो हैं ऑनलाइन ही चल रहे हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय खुला है। बच्चों पर तो असर पड़ेगा ही टीचर की कमी से, क्योंकि हम लोगों का भी लिमिटेशन है कि हम लोग एक कुछ लोग ही कितना क्लास लें, तो शिक्षकों की कमी का असर तो बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम अकेले हैं और हमारे डिपार्टमेंट में 3 गेस्ट फैकल्टी हैं। पटना कॉलेज के जो हमारे टीचर हैं और एक गेस्ट फैकल्टी हैं, वो भी बीच में यहाँ क्लास लेते हैं। पर डे उन लोगों का भी क्लास है यहाँ पर। तो क्लासेस हम लोगों का रेगुलर वे में चल जा रहा है, ऑनलाइन ही। उचित स्थान की इस अनुचित राजनीति को समझिए। पेट्रोल के कारण जो महंगाई आई है, उससे मुश्किल से मिडिल क्लास में पहुंचे लोगों का उचित स्थान छिनता जा रहा है। वे सरक कर निम्न मध्यम वर्ग की तरफ जा रहे हैं
और निम्न मध्यम वर्ग वाले गरीबी की तरफ। आज किसी का उचित स्थान सुरक्षित नहीं है आर्थिक तौर पर। जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, उनका अनुचित स्थान और अधिक अनुचित होता जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक नई थ्योरी लेकर आए हैं। आई एम मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। I can tell you, prior to COVID, we had a certain consumption of petrol, certain consumption of diesel. Today, we are 10 to 15% higher than the pre-COVID consumption, and we are of petrol and about 6 to 10% higher on the diesel consumption. Of course, I will not go into the issue of prices because I think the levers for that are in other people's hands, but we will continue to work towards price stability. मंत्री जी की इस बात को आप कागज के एक टुकड़े पर उचित स्थान दीजिए, पहले लिखिए और फिर देखिए कि उनकी बात से क्या मतलब निकलता है, निकलता भी है या नहीं। मंत्री जी कह रहे हैं कीमतों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि यह किसी और के हाथ में है। फिर कहते हैं कि हम कीमतों को स्थिर करने का प्रयास करते रहेंगे। 10 महीने से अधिक समय से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। यही नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं कि खपत बढ़ गई है, तो क्या सप्लाई कम हो गई है जिससे दाम बढ़े हैं। इस तरह मंत्री जी आधी अधूरी बात इस बात पर खत्म कर देते हैं कि मैं कीमतों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो किसी और के हाथ में है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि उनके पंप की बिक्री काफी घट गई है। करनाल, बेगूसराय के पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उनके पंप से बिक्री 50% तक कम हुई है। इस पैनाडेमिक से पहले जो हम यहाँ पर सेल कर रहे थे वो पेट्रोल की सेल थी मेरी उस टाइम 4000 लीटर की और डीजल की सेल थी मेरी 5000 लीटर की। लेकिन अब तेल का रेट बढ़ जाने से और लोगों की आमदनी घट जाने से पेट्रोल और डीजल की सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कटौती हो गई है। डीजल जो है मैं इस टाइम 2-2.5 हज़ार लीटर बेच रहा हूँ और पेट्रोल भी मैं 2-2.5 हज़ार लीटर के लगभग मैं इस टाइम सेल कर रहा हूँ। पहले जैसे 3 लाख 3.5 लाख लीटर तेल था सेल, और अभी वो 2 लाख के करीब आ गया है और धीरे धीरे सेल घटते ही जा रहा है जैसे जैसे तेल का दाम बढ़ते जा रहा है और लोग के पास में उतना खरीदने का कैपेसिटी नहीं हो रहा है। लोग पहले लीटर में खरीदा करते थे, अब रुपया में खरीदते हैं। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने भी यही बात कही कि लोगों ने पेट्रोल खरीदना कम कर दिया है। कोविड के पहले का जो स्तर था अभी तक वहां नहीं पहुंचा जा सका है। बंसल का दिल्ली में एक पेट्रोल पंप है। उनका कहना है कि उनके पंप पर 60% सेल कम हो चुका है। पिछले दिनों से जो दाम बढ़े हैं उसके परसेंटेज के और उनके फार्मूला के हिसाब से यूपी के फार्मूला के हिसाब से दिल्ली में दाम ज्यादा बढ़े हैं बनिस्बत यूपी के, और इसी कारण से हमारा जो दिल्ली और यूपी का फर्क होने से हमारे जितने भी बॉर्डर एरिया के पेट्रोल पंप है उनकी 60% तक सेल जो है वो खत्म हो गई है। देखिए, जहां तक हमारी पेट्रोल पंप की सेल है, जो ऑल इंडिया पेट्रोल पंप की सेल है और जो हमें फीडबैक मिल रहा है वहां पर करीबन अभी जो प्री कोविड और अब में 15-20% का फर्क है। हमारे यहाँ पर जो अभी भी सेल है वो 15 से 20% अभी भी कम है। 3 पेट्रोल पंप मालिकों की आवाज है कि लोग पेट्रोल कम खरीद रहे हैं, पैसे नहीं है। आम आदमी की हालत यह हो गई है कि 1 लीटर पेट्रोल भराना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल पंप पर लोग 40 रुपया 50 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं। सुनील रविश ने करनाल के किसान राजेश कुमार से बात की। अभी जी 50 रुपये का डलवाया। 50 क्यों डलवाया? अब सर पहले सस्ता था तो ज़्यादा डलवा लेते थे, अब तो यह है कि गांव से आना जाना हो जाए इसलिए 40 का डलवा लेते हैं, 50 का डलवा लेते हैं। महंगा इतना हो गया तो क्या करें। तो जब पहले कितने का डलवाते थे? पहले तो टंकी फुल भी करवा लेते थे जी, अभी तो सोच समझ के डलवाना पड़ता है। तो अब क्यों, क्या कोई काम धंधे पे असर पड़ा इसलिए पहले कम डलवा रहे हो? काम धंधे पे असर पड़ा है जी, लॉकडाउन की वजह से सेल कम हुई है और खर्चा तो उतना ही, खर्चा बढ़ गया है, बल्कि तेल का बढ़ गया, गैस का बढ़ गया है, हर तरह से खर्चा बढ़ गया है। क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ जी और दुकान है परचून की गाँव में। करनाल के मोहित ने बताया कि आमदनी घट गई है, पेट्रोल महंगा है कि टंकी फुल कराना भूल गए। मोहित नमकीन चीजों का कारोबार करते हैं, खाने पीने की। कहते हैं लोग वो भी नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए जेब में जितना पैसा होता है उसी हिसाब से तेल डलवाते हैं। जब जितना जरूरत हो उतना डलवाते हैं। अब जैसे डेली वेज के जितना अपना हमारा भी होता है, जेब में पैसे होते हैं उस हिसाब से डलवाते हैं। कि अब ये तो है नहीं कि भी हम टंकी फुल करवा लें अपने। पहले 70 रुपये था, 75 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, उसके बाद अब 103 रुपये हो चुका है। बताओ अब पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगा कि इतनी महंगाई हो चुकी है, घर के खर्चे
चलाना ही मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा जी भाई साहब। तो तेल के खर्चे को पूरा करने के लिए कहीं और भी कटौती कर रहे हो? कटौती सब खर्चा कर रहे हैं जी, अपना खर्चा अपने देख के कर रहे हैं बिल्कुल। अपना जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा वो ले रहे हैं, अदरवाइज अपनी कोई चीज़ और हम एक्स्ट्रा नहीं ले पाते। जैसे कि अगर कोई नए कपड़े हैं बच्चों को दिलवाने हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं आगे, त्योहार आ रहे हैं जैसे, तो अपना मन मारना पड़ रहा है एक तरह से, लगा लो कि अपना बच्चों का भी मन मार रहा है। बच्चे को अगर गिफ्ट मांग लेते हैं, कोई बाजार जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है बेटा नहीं अभी पापा पास पैसे नहीं है, तो क्या करें। महंगाई इतनी हो चुकी है कि कहाँ हद तक पहुँच चुकी है अभी, यानी कि बहुत ज़्यादा हद हो गई है। मायूसी की इन आवाजों को समझिए, लोग बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर में पेट्रोल 114 रुपया लीटर से अधिक का हो चुका है। यहां भी कई लोग आधे लीटर पेट्रोल भराने लगे हैं। हेमंत शर्मा ने ऐसे कई लोगों से बात की है। 50 का पेट्रोल ही हमेशा डलवाते हैं, क्या दिक्कत? नहीं, ये तो अभी जो महंगाई है इस कारण हमको 50 का पेट्रोल डलाना पड़ रहा है। कितना रुपये हो गया पेट्रोल? 114 रुपये लीटर हो गया है। आप करते क्या हैं? मैं हिमालय करता हूँ, रोज का मैं मतलब 400 रुपये कमाता हूँ। अगर मैं 100 रुपये का भी डलाऊंगा तो मैं घर में क्या करूँ? देखिए, मैं लगभग एक हफ्ते में 500 का डलवा लिया करता था, और अभी की कंडीशन में 100 रुपये 50 रुपये, क्योंकि मेरा जो घर है सिंगापुर टाउनशिप में अंदर, तो अगर सिंगापुर टाउनशिप में मेरी गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है कि लोकल में कोई दुकानदार ऐसा पेट्रोल रखे, तो मुझे पंप तक ही आना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं दूर रहता हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा पेट्रोल डलवा लिया करता था, और फिर ज़रूरत पड़ती भी रहती है, पेट्रोल रिजर्व में रहना चाहिए। और ऊपर से पेंडेमिक था, काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए और कुछ लोगों की सैलरीज कम हो गई हैं, बेरोज़गार हो गए लोग, तो इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल का मतलब आम जीवन पे असर पड़ रहा है। विपक्ष के नेता हर दिन बोल रहे हैं, आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन इन मुद्दों को उचित स्थान से बेदखल कर इतिहास के नायकों के उचित स्थान की चर्चा की जा रही है। उसमें भी झूठ बोला जा रहा है। जब तथ्य सामने रखे जा रहे हैं तो जवाब देते नहीं बनता। सावरकर मामले में क्या हुआ? सम्मान दिलाने के नाम पर झूठे तथ्यों का सहारा लिया गया। क्या झूठ को भी उचित स्थान चाहिए? फिर सच का उचित स्थान किधर को होगा, काय को होगा? हवाई जहाज का ईंधन पेट्रोल से सस्ता हो गया है। बेगूसराय से संतोष ने 2 लोगों से बात की। एक सरकारी नौकरी करते हैं जो पहले बाइक से जाते थे, साइकिल से जाने लगे हैं, और एक डॉक्टर हैं जो पहले कार से पटना जाते थे, अब ट्रेन से जाने लगे हैं। पहले मैं बाइक से विद्यालय जाता आता था, लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण अब मैं साइकिल से विद्यालय जा रहा हूँ। इतना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है जिसके कारण और भी मतलब गाड़ी से चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और समय पर तो पेमेंट भी नहीं मिलता है, जिसके कारण और भी परेशानी बढ़ गई है। जो तेल का, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, इससे कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। पहले हम लोग जैसे पटना वगैरह कार से जो जाते थे, अब दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, रेलवेज का, और बच्चों को भी कहते हैं जो ट्रेन से ही आया जाया करें। जो हमारे रोगी हैं उनको भी जो आते हैं गांव से गाड़ी करके पेट्रोल साइकिल से, उन लोगों को भी पर भी आर्थिक बोझ बढ़ा है। और जो जनरेटर चलता है उसमें जो डीजल हम लोग यूज करते हैं, उस पर भी हम लोगों को अच्छा खासा असर है। हाल ही में डेक्कन हेरल्ड अखबार में विवेक कौल ने लिखा कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों से 13,70,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ज्यादातर कमाई हाल के वर्षों की है। टैक्स की मार कभी इतनी नहीं पड़ी। यह ऐतिहासिक है, फिर भी इस मुद्दे को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? इतिहास में किसे उचित स्थान नहीं मिला, इन सब की एक बार में राष्ट्रीय सूची बन जानी चाहिए और उचित स्थान की तलाश होनी चाहिए, ताकि एक ही बार में सबको स्थान मिले और काम की बात इस देश में शुरू हो सके। तब तक आप भी अपनी एक मूर्ति बनवा लीजिए, अपनी। घर में उचित स्थान ना मिले तो बेडरूम में ही लगा दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि जब पेट्रोल 117 रुपया लीटर था तब हम मूर्ति बने हुए थे। ब्रेक ले लीजिए।
कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने और काबू में आने के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीर के मुसलमानों और बाहर से आकर कश्मीर में काम कर रहे हिंदुओं और मुसलमानों सभी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे मजदूरों को भी भागना पड़ रहा है जो वहां पर 20-20 साल से काम कर रहे थे। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट। श्रीनगर में सुबह की इस बारिश में विकास चौबे के बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। वो टैक्सी के इंतजार में हैं। 18 साल यहां काटने के बाद अब वो कश्मीर से वापस अपने घर जा रहे हैं। हाल ही में आतंकियों ने विकास के पड़ोसी गोलगप्पा बेचने वाले अरविंद कुमार को मार डाला। बिहारी लोग को सबको मारता है, काटता है, बोलता है कि यहाँ से निकलो। परसों भी गोलगप्पे वालों को मार दिया यहाँ पर ईदगाह में। मेरा गांव के पास का है तो 5 किलो और एक ही मकान में हम लोग रहते थे। विकास के पड़ोसी और साथी आशीष बताते हैं कि उन्हें मकान मालिक ने बस भाड़े के लिए 3000 रुपए दिए हैं। वो कहते हैं कि स्थानीय लोग उदार हैं, लेकिन लगातार आतंकी हमलों की वजह से बिहार में उनके घर के लोग डरे हुए हैं। कश्मीर लोग तो बढ़िया है, लोग हम लोग को तो भाड़ा भी दिया, 2-3 हजार रुपए दिया। कश्मीर लोग की घर जाओ कोई बात नहीं है, घर में बहुत परेशानी है। वो बोलता है कि घर आ जाओ, वो हालत सही होगा फिर कश्मीर जाना, इसीलिए हम लोग घर जाने सर। इस बीच सोशल मीडिया पर चल रही एक एडवाइजरी को सुरक्षा बलों ने गलत बताया है, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों से कहा गया है कि वो प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। लेकिन हमें सुरक्षित जगहों पर रखे गए कई प्रवासी मजदूर मिले, जैसे इस सरकारी स्कूल में। उनका कहना है कि उन्हें बीती रात यहाँ लाया गया है। सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है। सिर्फ मैं ही घर में कमाने वाला, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ऐसी हालात हम लोग को कभी नहीं झेलना पड़ा था। जब रात में मुझे पुलिस यहाँ पे लाए हैं, रात से बैठे हैं हम लोग यहाँ, बैठ के क्या करेंगे, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमलों का ये सिलसिला ऐसे समय चला है जब सेना पुंछ में एलओसी के पास आतंकवादियों के खिलाफ एक लंबे अभियान में लगी हुई है। बीते सोमवार से अब तक यहां 2 अफसरों समेत 9 सैनिकों की जान जा चुकी है। इस सोमवार को भी भारी विस्फोट और गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। सेना ने घने जंगलों में संदिग्ध आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।